नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर राजा शिकार पे निकला, ईडी ने हाका लगाया और जंगली जानवर उस शोर शराबे के चलते उस मचान की तरफ आ गया जहां राजा था। जानवर आ गया, गोली चली, जानवर ढेर, फोटो खींचा गया, राजा ने शिकार किया। वर्तमान में शिकार बैन है, तो बंदूक की गोली नहीं चलती, बीजेपी का गमछा चलता। ईडी हाका लगाता है, ईडी से डरे हुए नेता मचान की तरफ भागते हैं और जैसे ही मचान के सामने आ जाते हैं, बीजेपी का नेता उनके गले में बीजेपी का गमछा डाल उसे भगवा बना देता है और फिर ईडी वापस चली जाती है। ये 2014 से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अब भी का शिकार और कोई नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, जिनके पिता शंकरराव चौहान बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे। हैदराबाद के आंदोलन में या हैदराबाद लिबरेशन में, हैदराबाद को छुड़वाने में जिस नेता ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, वो शंकरराव चौहान। नांदेड़ ये उनका क्षेत्र है जो मराठवाड़ा में आता है और मराठवाड़ा एक ज़माने में निज़ाम का हिस्सा हुआ करता था। महाराष्ट्र जो बना संयुक्त महाराष्ट्र, वो मुंबई प्रांत, सीपी बेरार और निज़ाम यहाँ से टूट के जो चीज़ें बनी, गुजरात अलग निकलने के बाद संयुक्त महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र राज्य, ये तो इतिहास हो गया है। लेकिन शंकरराव चौहान जो अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, जो इंदिरा गांधी जैसी नेत्री को भी समय आने पे उनकी गलतियों को इंगित कर सकते थे, ऐसे ताकतवर नेता जिसे मास्टर जी कहते थे, निहायत ईमानदार, उनके बेटे अशोक चौहान, लेकिन जरूरी नहीं जैसा पिता हो वैसा बेटा हो। अशोक चौहान कभी सीरियस नेता रहे नहीं, वो अपने पिता की विरासत खाते रहे। वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, कई बार मंत्री रहे, लेकिन कोई वजूद नहीं बना पाए। यदि मैं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नांदेड़ में जो भाषण किया और वर्तमान भाजपा के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने जो भाषण किया, उसकी दो बातें बताऊंगा, तो आपको हास्यास्पद लगेगा कि भाजपा कितने डिस्परेट है, कितनी बुरी स्थिति में महाराष्ट्र में फंसी हुई है कि अशोक चौहान के बारे में जो बोला, उसके बावजूद उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। अशोक चौहान के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह महाराष्ट्र के कुछ लोग एक तरह की किसी तरह की एक आदर्श सोसाइटी बनाई थी। महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने शहीदों के परिवारों के साथ धोखा किया था और इससे नांदेड़ और पूरा देश भली भांति परिचित है। तुम उसका नाम जानते हो क्या? ऐसे शख्स जो शहीदों के साथ धोखा करे, उसका साथ आप दे सकते हो क्या? आगे उसी सभा में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, अशोक चौहान को कांग्रेस ने कई बार मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सही मायने में वो लीडर है ही नहीं, वो डीलर है। नांदेड़ में केरोसिन से लेके पेट्रोल पंप तक और मोटरसाइकिल से लेके कार तक सभी चीजों की डीलरशिप जिसके पास है, उस डीलर ने कभी भी नांदेड़ का विकास नहीं किया। ऐसे डीलर से मुक्ति पाओ और हमने जो यहाँ उम्मीदवार दिया वो नांदेड़ को एक नया चेहरा देगा, उसे विजय बनाओ। तो जिसे भाजपा लीडर नहीं मानती, डीलर मानती है, जिसे भाजपा शहीदों के पीठ में छुरा घोंपने की बात करती है, एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र में बनी थी और उसमें कई कारगिल और आर्मी के शहीदों के लिए फ्लैट्स देने थे, इसलिए फ्लोर पे फ्लोर बढ़ते गए और नेता और अधिकारियों ने बंदरबाट कर आपस में बांट लिए।
जब ये मामला बाहर आ गया तो पूरे देश में हंगामा मचा और 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक चव्हाण भी थे, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और उसके बाद फिर ईडी ने केस रजिस्टर किया। ईडी और सीबीआई का केस जिनके खिलाफ चल रहा हो, ऐसा नेता यदि किसी राजनीतिक दल में हो, तो वो हमेशा बीजेपी के हाके पे रहता है, बीजेपी के टारगेट में रहता है और ईडी के हाके में। बिहार की व्यवस्था हो गई, बिहार में हाका लगा, नीतीश आ गए। शायद सत्ता पक्ष यानी भाजपा ये सोचती है कि नीतीश के बलबूते पे जो 17 सीटें उनके पास थी, कम से कम वो तो बची रहेगी, ताकि बिहार में कोई गड्ढा नहीं हो। ये बात अलग है कि नीतीश क्या उनके लिए लायबिलिटी बन गए, ये तो समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शिवसेना एकनाथ शिंदे से अलग कर दिया, उद्धव के पार्टी का सिंबल छीना गया, उद्धव का सब कुछ छीना। उसके बाद भी उद्धव आज जनता के बीच में पहले से ज्यादा लोकप्रिय है। सिंपैथी की एक वेव चली। जब उद्धव के यहाँ दांव फेल हो गया, फिर शरद पवार को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि शरद पवार इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे थे। तो उनके भतीजे अजित पवार को साइड कर फिर शरद पवार को अकेला तोड़ा। लेकिन वहां पे भी वही हुआ कि जनता के बीच में शरद पवार लोकप्रियता बनी रही, वो तो आगे बढ़ गई है। और भाजपा को लगा कि हम दोनों पार्टियां तोड़ने के बाद शायद ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब आखिरी एक प्रयास की कांग्रेस को भी तोड़ो। तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए वो कई जगह प्रयास कर रहे थे। कई नेता हैं, किसी के ससुर जेल में हैं, तो कोई खुद जेल के लाइन में है। तो फिर एक हाका लगा। अशोक चौहान, पिछले 6 महीने से ये बात चल रही थी कि अशोक चौहान जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मैंने अशोक चौहान के बहुत नजदीकी आदमी से बात किया। उन्होंने कहा कि जेल या राज्यसभा, इन दो में से एक है, या तो राज्यसभा जाइए या जेल जाइए। उन्होंने अपने विधानसभा सदस्यत्व का इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो बीच में सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, उसमें भी अशोक पवार एक बड़े ओहदे पे थे। लेकिन अशोक चौहान सॉरी आने से कितना फायदा बीजेपी को होगा? यदि नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी बात करें, मैं नांदेड़ की ही बात करूं, तो अशोक चौहान यदि ताकतवर नेता होते और अपने आप में एक पूरे मराठवाड़ा को नेतृत्व देने वाले नेता होते, हालांकि वो बीजेपी के, हालांकि कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत ही नॉन सीरियस, जितने सीरियस उनके पिता थे उतने ही नॉन सीरियस अशोक चौहान है राजनीति में। वो खुश ख्याली पार्टी करने वाले आदमी है। तो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की यदि मैं बात करूं नांदेड़ की, तो वहां जो 6 एमएलए सेगमेंट है, विधायकों के सेगमेंट है, उसमें भोकर करके कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां अशोक चौहान स्वयं चुनाव जीते हैं, वो कांग्रेस की सीट है। नांदेड़ नॉर्थ, बालगीर कल्याणकर, वो शिवसेना की सीट है, शिवसेना को मिली है। नांदेड़ साउथ में फिर हम्बारडे करके विधायक है, वो कांग्रेस के हैं। फिर नाईगांव करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी एक एमएलए की, विधायक की, वहां पवार बीजेपी के विधायक है। फिर देगलूर एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां अनंतपुरकर कांग्रेस के हैं। और फिर मुखेड़ से फिर राठौर बीजेपी के हैं। यानी कुल 6 में 3 कांग्रेस, 3 सेना, दो बीजेपी और एक सेना के हैं। तो आधा आधा मान सकते हैं। पिछले यदि लोकसभा का मैं लेखा जोखा नांदेड़ का करूं, तो 1952 से लेके वहां कांग्रेस जीती है, 57 में कांग्रेस जीती है, 62, 67, 71 में कांग्रेस जीती है, लेकिन 71 में फिर जनता पार्टी, नया जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी विजयी हुई। फिर 80, 84, 87 तक कांग्रेस नहीं रही। 80 और 84 में शंकरराव चौहान रहे, वहां से अशोक चौहान के पिताजी। फिर 71 में 80 सॉरी 87 में शंकरराव चौहान के बाद अशोक चौहान वहां पे बने। फिर 89 में जेडी रही। फिर 91, 96, 98, 99 में कांग्रेस रही। 2004 में बीजेपी रही।
2009 और 14 में फिर कांग्रेस रही, जिसमें 14 में अशोक चौहान रहे और 19 में फिर बीजेपी आई, जो कांग्रेस हार चुकी थी। तो कांग्रेस ने वहां दांव मारा जहां पहले से ही उनका सांसद है। और 2019 के चुनाव का यदि मैं विश्लेषण करूं तो बीजेपी को वहां 4,86,000 के आसपास मतदान हुआ था, जो 43.10% था। कांग्रेस को 4,46,000 हुआ था, जो 39.55% का था। लेकिन वंचित आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की है, वो 1,66,000 मत लेके गए। बीजेपी की 40,000 की जीत ये वंचित आघाड़ी को समर्पित है। वंचित आघाड़ी तब प्रकाश आंबेडकर और ओएसी ने मिलकर शुरू की थी। ओएसी का प्रभाव मराठवाड़ा में है, ये मानना पड़ेगा। वाशिम तक उनका प्रभाव है। उसके आगे नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद जो संभाजीनगर कहलाता है, वहां तो सांसद है ओएसी का। ये यहाँ का मुस्लिम जो तबका जो है, वो अपने को दिल्ली के मुस्लिम नेताओं के ज्यादा नजदीक, हैदराबाद के मुस्लिम लीडरशिप को नजदीक मानते हैं, इसलिए ओएसी का वह इम्पैक्ट है। अशोक चौहान आने से कितना फायदा होगा, ये कहना मुश्किल है। क्या एक विधानसभा जहां अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया, वहां उनकी बेटी को लाया जाएगा, जो कहा जाता है कि उनकी बेटी को वहां मिलना चाहिए। दूसरी ओर, क्या अशोक चौहान आने से एक मोरल विक्ट्री होगी कि चलो एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पास आया। लेकिन वोट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इंसान, क्योंकि एक ही सांसद अपनी, मतलब कांग्रेस एक ही सीट बचा पाई थी 48 में से, वो थी चंद्रपुर की, बाळू धानोरकर की, स्वर्गीय बाळू धानोरकर की, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हुई है करीब करीब 7-8 महीने हुए हैं। अब कांग्रेस की कोई लोकसभा में सीट महाराष्ट्र से तो नहीं है कांग्रेस की। एनसीपी की 4-5 सीटें हैं, बाकी बीजेपी और शिवसेना। कुल मिलाकर अशोक चौहान का जाना ये तय था। अशोक चौहान के नजदीकी लोग कहते हैं कि भारी मन से गए हैं, क्योंकि उनके लिए दो रास्ते थे, जेल या राज्यसभा। उन्हें राज्यसभा पसंद किया। बीजेपी जिस पैटर्न से काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे यदि ईडी काम करती है और ईडी यदि किसी को जेल भेजती है, तो ईडी की प्रताड़ना क्या होती है, ईडी का प्रकोप क्या होता है, ये जब आप ईडी की वजह से जेल में गए संजय राउत हो या अनिल देशमुख को जब इनसे बात करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेल में भी प्रताड़ना होती है। तो इन किस्सों से डर के बहुत सारे नेता दो बातें सोचते हैं, या तो अभी बीजेपी ज्वाइन कर लो या जेल जाओ। बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इज्जत बनी रहेगी, अपनी संपत्ति जो अकूट संपत्ति है अपने की, वो बनी रहेगी। आदर्श घोटाले वाले मामले में सीबीआई और ईडी शांत बैठी रहेगी। नहीं तो मायावती जी ने जरा जगह दी तो 2014 का एफआईआर 2024 में तुरंत एक्टिव होके बीजेपी ने रेड की। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, उससे कई नेता उनके फोल्ड में जाएंगे। लेकिन वो नेता अपना जनाधार लेके जा रहे हैं, सिर्फ वो खुद लेके जा रहे हैं। यदि खुद जा रहे हैं अकेले तो वो लायबिलिटी है। अशोक चौहान बहुत बड़ी एसेट कांग्रेस के लिए भी नहीं थे। वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे। वो कोई लॉबी करके चीफ मिनिस्टर नहीं बने। उनके पिता ये हमेशा केंद्र का चॉइस रहे हैं। शंकरराव चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि उनके पास कोई भी विधायक का समर्थन नहीं। जब उन्होंने खुद कहा था कि मुझे दिल्ली हाईकमान ने भेजा है, तो जब विधायक ही मैंने टिकट नहीं दिया और मैंने विधायक सिलेक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी, तो मेरे विधायक कैसे हो सकते हैं? ये कांग्रेस की विधायक है, मुझे ऊपर से नेतृत्व ने भेजा तो मैं मुख्यमंत्री हूँ। और जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा तो एक आदेश आने पे हुआ तुरंत इस्तीफा देकर अपनी बैग लेकर एक रेलवे में सामान्य श्रेणी में बैठ के वो मुंबई से नांदेड़ रवाना हुए। वो बहुत फेमस किस्सा शंकरराव चौहान के बारे में है। अशोक चौहान की जीवन लाइफस्टाइल इसकी विपरीत है। अशोक चौहान कितने बड़े एसेट पैदा होंगे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, ये असहज बात जरूर हो सकती है किसी भी इंसान के लिए कि जिसको हमने कल तक डीलर कहा, उसे आज लीडर कैसा कहें। जिसे शहीदों के पीठ में छुरा घोंपने वाला नेता कहा,
उसे हम आज अपना साथी कैसा कहें। लेकिन फिर जो मोटी चमड़ी हो जाती है, और बीजेपी की तो इस मामले में रिकॉर्ड है। जिस अजीत दादा को 70,000 करोड़ का घोटाले का सरसेनापति कहा, और जिसे जेल में भेज के चिक्की चक्की पिसवाने का प्रॉमिस सरेआम बड़े-बड़े रैलीज़ में देवेंद्र फडणवीस करते रहे, आज वही देवेंद्र फडणवीस अजीत दादा के आगे-पीछे घूमते, दादा-दादा करते हुए घूमते दिखाई देते हैं। जिन अजीत दादा और उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सबसे करप्ट पार्टी कहा था, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, और 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला और कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, ये उच्चारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। मात्र 3 दिन बाद वही बीजेपी के साथ मंत्रिमंडल में बैठे दिखे। अब उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मुस्कुराते हैं। इसके मायने सही है, ना बीजेपी को डीलरों से डर है, ना बीजेपी को भ्रष्टाचारियों से कोई नफरत है। बीजेपी सिर्फ नंबर गेम देखती है। यदि किसी के साथ कुछ विधायक हैं, तो वही फायदा सरकार बनाने में होता है। नंगर नंबर गेम पे चलने वाली सरकार आपको कितना नंबर देगी, इतिहास में ये तो पता नहीं, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक 12 सरकारें ऐसी है जो ईडी की वजह से बीजेपी डिस्टेबल कर पाए, उनको अस्थिर कर पाए और अपनी सरकारें स्थापित कर पाए। महाराष्ट्र उसी में से एक है। और ईडी का जो लेटेस्ट शिकार है, जिसने हाका लगा के बीजेपी से शिकार करवाया, वो अशोक चौहान है। अशोक चौहान ये कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा मुझे अभी तय नहीं। तय बिल्कुल है, तय बीजेपी में ही जाना है, क्योंकि राष्ट्रवादी में जाके क्या करेंगे, और कांग्रेस से तो वो निकले हैं, सेना उन्हें लेगी नहीं। ऐसे में बीजेपी ही एक जगह है जहाँ वो जा सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।